शुभ संध्या। दिन आज शनिवार, शाम के 8 बज चुके हैं। आईपीसी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबसे एक सॉरी बोलना था। कुछ तत्काल इमीडिएट काम था जिसके कारण क्लास की कंडीशन में थोड़ा हौच पौच हो गया था। पहले मैंने कहा कि हाँ क्लास नहीं लूँगा, उसके बाद फिर सडन मैंने चीज़ों में शेड्यूल चेंज किया और हो सकता है कि आप तक मैसेज कन्वे हुआ हो कि आज क्लास में नहीं लूँगा। तो अगर बाकी लोग जो हों आपके इंटरेक्शन में, आपके कांटेक्ट में, तो उनको बता दें कि क्लास स्टार्ट है। कल जो आप सबके साथ डिस्कस किया, एक दो बच्चों का मुझे इंस्ट्रक्शन ये मिला कि शायद मैंने स्पीड कुछ अपडेट कर दी है। तो स्पीड अपडेट करने के पीछे एक औचित्य जो है वो ये है कि ये वो पोर्शन है आईपीसी का जिसमें ज़्यादातर चीज़ें, मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर चीज़ें या तो आपको पीटी के लेवल से मिलेगी और या फिर पीटी के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर शॉर्ट नोट का सेगमेंट मिलेगा। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, अनसॉल्व उठा के देखेंगे, तो ये वो पोर्शन है जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनके मिलने की संभावना बड़ी कम होती है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने का, बूस्टअप करने के पीछे एक शायद वजह ये भी है। और पीटी का जो पार्ट है आपको उसमें से मेमोराइज करना है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ करता चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं आप सबसे बार बार ये कह रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल, अगर आप सफलता चाहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आप आईपीसी, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, इन चारों में बेयर प्रोविज़न उठाइए और जितने भी सेक्शंस के साथ इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, उन सारी प्रॉब्लम को ज़रूर आप देखें, क्योंकि यही प्रॉब्लम आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे। और मेरा ये ऐसा मानना है और ऐसा दावा भी है कि अगर आप ये इलस्ट्रेशन मेमोराइज कर ले गए तो पीटी एज वेल एज मेंस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आज आपके साथ जो सेक्शन स्टार्ट करना था वो सेक्शन है 354। ये भी पीटी का ही सब्जेक्ट है, पीटी में ही खूब पूछा जाता है। इस तरह की लज्जा भंग का के लिए कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, तो सेक्शन 354 जो है वो आपको एकदम जुबान पे आपके रटा होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 354 यानी स्त्री की लज्जा भंग। अब 2013 में जो जस्टिस JS वर्मा साहब की कमेटी ने निर्भया के केस के बाद जो अमेंडमेंट किया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, इस क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में इसमें एक पार्ट जो है वो ऐड किया गया था जिसको हम सेक्शन 354 सब सेक्शन A, B, C और D, इन 4 नाम से हम जानते हैं। अगर आपके पास बेयर हो, ठीक है, और कभी आपने इन सारे सेक्शन को उठा के देखा होगा तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा सेक्शन 354 का जो पार्ट है ABCD। हालांकि कहने का कोई तुक नहीं बनता है, मैं कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं हूँ जो इन सारी चीज़ों पे आक्षेप कर सकूँ या कोई मैं बात रख सकूँ, लेकिन विचार विमर्श है ये। सिर्फ आप पूरी की पूरी आईपीसी उठा के देखेंगे, ठीक है, तो पूरी की पूरी आईपीसी में जो लैंग्वेज दी है, आइदर हिंदी और इंग्लिश डिगलॉट दोनों में आप उठा के देखेंगे, तो जो लैंग्वेज दी गई है तो लैंग्वेज में आप चाहे इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले रेप वाला पोर्शन आप उठा के देखिए, या सेक्शन 377 को उठा के देखिए, या फिर सेक्शन उधर क्या मैं आप सबके साथ लाइव कनेक्ट हूँ? क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन पे कोई मैसेज था लाइव ब्रॉडकास्टिंग का। क्या मैं आपके साथ लाइव कनेक्ट हूँ? एनीवन मुझे प्लीज़ हिंट कर दें, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन पे एक मैसेज था जो मुझे मेंशन कर रहा था कि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू।
तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इस लैंग्वेज को उठा के देखिएगा। सेक्शन 354 में जो लैंग्वेज मेंशन की गई है, जो यूज़ की गई है, या इसी तरह से जब सेक्शन 376 की बात हम करेंगे तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, आप देखोगे कि लैंग्वेज का स्टैंडर्ड जो है उसमें थोड़ा सा कंपेयर देन प्रीवियस सेक्शंस, हमें थोड़ा सा जो शब्दों का चयन है या बातों को कहने की जो फील है, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा परिवर्तन या थोड़ा सा असहजता हमें महसूस होती है। ठीक है, उसके पीछे वजह चाहे हो सकता है वर्तमान परिदृश्य ऐसा हो, इस बारे में ऐसी बात हो। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोचिए, कई बार मैंने आप सबसे कहा कि लॉर्ड मैकाले साहब ने बैलगाड़ी पे एक एक गांव, भारत के एक एक गांवों का भ्रमण किया, एक एक शहर का भ्रमण किया, और कितने तरह के कोई अपराध हो सकते हैं उन सबको कंपाइल किया। लेकिन अभी जो वर्तमान समय का जो जिन 2 सेक्शंस की मैं 2-3 सेक्शंस की जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज के साथ जब हम देखते हैं तो हम बहुत कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं। ठीक है, वजह चाहे जो भी हो, खैर हमें पढ़ना है, हमें परीक्षाएं देनी है, और जो सोसाइटी का जो ट्रेंड चल रहा है, लॉ का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो सेक्शन 354A जो है वो बताता है किसी महिला, किसी वीमेन को बुरे आशय के साथ छूना। ठीक है, बुरे आशय के साथ छूना। अब यहाँ बुरा आशय क्या है, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा डीपली क्लियरिफाई नहीं किया गया है। बस आशय जो है वो आपका अच्छा नहीं होना चाहिए, बुरा आशय। बुरा आशय यहाँ क्या होगा, इस बात के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर इसी के बाद शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव देना। ठीक है, किसी वीमेंस, किसी फीमेल को फिजिकल इंटरकोर्स के लिए कोई प्रपोजल देना। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो है इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध कोई ऑब्सीन मटेरियल किसी फीमेल को, किसी महिला को दिखाना या उसे प्रेषित करना। ठीक, और चौथा पार्ट जो है उसका वो अश्लील टिप्पणी, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो जब हम इसको उठा के देखते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, उठा के देखते हैं, या जब हम एक सामाजिक रूप से ही, क्योंकि दंड प्रक्रिया जो है वो ऐसी है कि इसके बारे में कौटिल्य ने कहा था कि अगर आपको किसी समाज का विकास देखना है तो उस समाज की दंड विधि को आप देखिए। जैसी दंड विधि होगी वैसा उस समाज की प्रगति होगी, वैसा उस वहाँ का समाज होगा। ठीक है, तो जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ जो हमारा ये सेक्शन है, एक तरफ सेक्शन जो है वो कुछ तो बहुत ग्रेवियस चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कोई प्रपोजल देना। ठीक है, और बुरे आशय के साथ किसी को छूना। ठीक है, एक तरफ तो इन सारी बातों की बात है, और दूसरी तरफ वहीं दूसरी बात यह है कि हाँ, किसी महिला को किसी तरह का ऑब्सीन मटेरियल देना, दिखाना। ठीक है, और फिर अश्लील टिप्पणी। ठीक है, रोड पे, सड़क पे या किसी भी सामाजिक परिदृश्य में कोई ऐसी टिप्पणी करना, कोई ऐसा कमेंट पास करना जिससे कि ये सारी चीज। तो अब हम जब देखते हैं, अगर हम, चूंकि मैं साइबर से भी इंटरेक्ट हूं, अब एक महिला जो है वो अगर वो एक कोई पोस्ट जनरेट करती हैं, ठीक है, और उस पोस्ट पर कोई ऐसी टिप्पणी, कोई व्यक्ति जो उनकी मित्र मंडली में है या फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है, कोई ऐसी ऑप्शन टिप्पणी या कोई ऑप्शन कमेंट कर देता है, ठीक है, या कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो ऐसी भाषा में है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि दो अर्थी है, जिसका अर्थ जो है वो एक भाव में कुछ और हो सकता है, दूसरे भाव में कुछ और हो सकता है, तो इसको हम कहाँ कंसीडर करेंगे? ये हमारे सामने एक समस्या होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से इसी 354 का ए जो पार्ट है वो उसकी पनिशमेंट की ग्रेविटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस करता है। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट कैलकुलेट करके देखें तो हमें पीटी के लेवल पे हमें इन सारे सेक्शन को रट लेना है, रट्टा लगा लेना है, और इसमें किस भाग में कितनी पनिशमेंट है ये हमें जरूर ध्यान रखना है। 354 का जो पार्ट बी है
ठीक है। पार्ट बी जो है वो भी इसी तरह की थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज को यूज करता है कि जैसे किसी स्त्री को विवस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के प्रयास से किया गया हमला। अब यहाँ जो विवस्त्र है, ठीक है, इस विवस्त्र का मतलब ये है कि कोई लेडी, कोई फीमेल जो है जिस तरह के क्लॉथ्स वो पहनी है उस क्लॉथ्स को जरा सा भी डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, मेरी बात को समझिए। जहाँ पे हमें सेक्शन का मिसयूज होना है या सेक्शन के मिसयूज होने की बात है, तो जो कोई लेडी के शरीर पे जो कपड़े हैं, विवस्त्र शब्द अपने आप में बहुत व्यापकता रखता है। विवस्त्र होने का मतलब जो उसका राइट प्लेस है उस प्लेस से हल्का सा भी डिस्प्लेस कर देना, ये जो होगा ये विवस्त्र करना होगा। अब आप सोचिए कि अगर आशय की बात यहाँ अलग है, आशय के लिए कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मेंशन ही नहीं किया गया है कि ऐसा आशय जो है वो कैसा है, किस तरह का है। अगर गलती से बाई मिस्टेक भी अगर किसी व्यक्ति से, किसी महिला के वस्त्र जो हैं वो थोड़े से टच हो जाते हैं, वो मिसप्लेस हो जाते हैं, और वस्त्रों की कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई गई है, ठीक है, कि हाँ वो वस्त्र किस प्रकार के हैं, वो पहने गए हैं या हाथों में लिए गए हैं। तो ये सारे सेक्शन जो है वो मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, जितना मैं आईपीसी को समझ पाया हूँ, ठीक है। तो बाकी सब जगह तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन वर्क है, लेकिन ये वो सेक्शन है जहाँ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मेरे अपने दिमाग में प्रॉपरली ग्रैप्स नहीं हो पाते। अब हो सकता है आप सब जो है वो बहुत बेहतर, मुझसे भी आगे अच्छे स्टूडेंट हैं, मुझसे भी आगे निकले, तो आप इसको इंटरप्रिटेट कर सकें। तो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र करने के लिए किया गया हमला, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग या दुष्प्रेरणा, तीनों बातें यहां कंसीडर होगी। ठीक है, अबेटमेंट किया गया है या ऐसा क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया गया है या असॉल्ट किया गया है। ठीक है, अगर ये है तो इन सारे में से किसी भी काम को किया गया, ठीक है, किसी भी काम को किया गया ठीक है। तो इन सारी चीज को अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की किसी भी भांति की कारावास की व्यवस्था की गई है, प्लस जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। सेक्शन 354C, जब किसी स्त्री को यह विश्वास है कि वह कोई अपना व्यक्तिगत कार्य में संलिप्त है। व्यक्तिगत कार्य की बहुत सारी परिभाषा हो सकती है, बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, बहुत सारी उसके तरीके हो सकते हैं। अगर कोई स्त्री यह विश्वास करते हुए कि वो किसी अपने व्यक्तिगत कार्य में लगी है और उसे यह विश्वास हो कि इस समय उसे कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसको ऐसा प्रिजम्पशन है कि वो अभी इस समय अकेली है। उस स्थिति पे अगर कोई व्यक्ति उसे देखने का प्रयास करता है, देखता है, ठीक है, चित्र खींचता है या उस चित्र को खींचकर प्रसारित करता है, तो इन सारी परिस्थितियों में पहली बार में 1 वर्ष से 3 वर्ष तक किसी भी भांति का कारावास प्लस जुर्माना, और दोबारा या इस कार्य की पुनरावृत्ति होने पर, ठीक है, पुनरावृत्ति होने पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के किसी भी भांति की कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड जो है वो बार में मेंशन करता है, बार बार चीजों को करता है कि देखने का मतलब क्या है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, घूरना, देखना। तो अब जरा मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हम किसी चीज को घूरना, ठीक है, देखना, इसको कितना हम टाइम मेंशन करेंगे। अगर हम किसी ऐसे आपत्तिजनक स्थिति पे हमारी नजर पड़ गई, ठीक है, तो नजर पड़ के अगर हमने हटा लिया, ठीक, तो देखना तो वो भी हो गया। कितने टाइम ड्यूरेशन तक हम देखें, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 10 मिनट, कितना वो टाइम का स्पेल होगा जिसको हम घूरने की कैटेगरी में लाके रखेंगे। इस चीज का कोई स्पष्टीकरण जो है
वो हमें हमारी आईपीसी में नहीं मिल पाता है। इसी तरह से सेक्शन, खैर मैंने बताया ना कि ये चीज़ें जो हैं वो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब सेक्शन 354D जो है वो स्टॉकिंग की बात करता है, पीछा करने की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, और ये बात ध्यान रखने की है कि पीछा करने का मतलब यहाँ ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कंसीडर की जाएगी। इसी क्रम में एक सवाल मेरे जहन में जो आता है कि अक्सर लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पे लोगों का स्टेटस देखते हैं, ठीक है, कि वो ऑनलाइन हैं या नहीं हैं, ठीक है। जैसे आप सब देखते हैं कोई ऑफलाइन है या कोई ऑनलाइन है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन है व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन होने के बाद अगर कोई गतिविधि कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टॉकिंग, ठीक है। तो अगली बार से किसी को ऑनलाइन देखने पर उसे मैसेज देना या इस तरह की गतिविधि करना, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये भी स्टॉकिंग की कैटेगरी में आएगा। 354D में पहली बार अपराध साबित होने पे 3 वर्ष किसी भी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक का होगा प्लस जुर्माना, और दोबारा या अपराध की पुनरावृत्ति होने पर 5 वर्ष तक का किसी भी भांति का कारावास और जुर्माना होगा, ठीक है। ये सेक्शन में फिर से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, और खास तौर से इसके बाद जब सेक्शन 376 के साथ आपके साथ इंटरेक्शन होगा तो वहां पर भी जो भाषा है, शब्दों का चयन है, वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर हम उन शब्दों के भाव पे जाएं, उन शब्दों की फील, जैसे अभी तक हम आईपीसी में, पूरी आईपीसी में जहां तक हम पढ़ते चले आए हैं, वहां पे आईपीसी के उन शब्दों के साथ एक फील जो है वो हमें मिलता है, ठीक है, और उनकी ग्रेविटी, उनके डेप्थ के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 2013 के अमेंडमेंट का जो ये कुछ पार्ट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और 376 जो हम बात करेंगे, तो वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा एक हेजिटेट होता था। आप विश्वास मानिए, इससे पहले आईपीसी को पढ़ाने में, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, कि मुझे कभी कोई हेजिटेशन नहीं होता था, चाहे वो 377 हो, 376 हो, ठीक है, या इन सारे पार्ट्स को कभी कोई हेजिटेशन नहीं होती। लेकिन इन शब्दों के साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी होती है। अब हो सकता है कि मेरे शब्दकोश जो हैं वो अभी सीमित हों, इसलिए उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, इलेबरेट नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी वजह हो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 354 रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे आपके साथ आते हैं, हमारा जो अगला पार्ट होगा, हम आपके साथ सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 374, यानी ये वो पार्ट है जो व्यापहरण, अपहरण, ठीक है, किडनैपिंग, एडॉप्शन और अलग अलग प्रयोजनों से किसी का व्यापहरण या अपहरण करना, या और इसके साथ जो भी चीजें हैं वो इसमें हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक। सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 374 तक का जो पार्ट है वो बेसिकली पांच प्रकार के अपराधों के बारे में बात करता है, ठीक है। पहला जो है वो आपका किडनैपिंग, दूसरा एडॉप्शन, तीसरा जो है वो फोर्स लेबर, बलात् श्रम, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो दास्ता यानी सैलरी, और पांचवा जो है वो स्त्रियों का क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। तो यानी ये जो हमारे ये पार्ट हैं, इनमें 5 प्रकार के अपराध जो हैं वो कंसीडर होते हैं। ये सारे के सारे हम अंडर द हेड ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रीडम वाला वो पार्ट भी है जो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाता है। सेक्शन 359, 360, 61, 63, 63A, 64, 65, 66,
ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो व्यापारण की बात करते हैं। ठीक है, व्यापारण यानी एडप्शन। ठीक है, फिर से अगर आप चाहें तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। 359, 360, 361, 363, 363A, 364, 365 और 366, ये सारे जो हैं वो एडॉप्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला सेक्शन है, सेक्शन 359 जो है वो अपने आप में सिर्फ व्यापारण की जो कंडीशन है, इसके प्रकार को सिर्फ इससे ज्यादा इजी, आसान मैं समझता हूं कोई और सेक्शन पूरी आईपीसी में नहीं है। ठीक है, सेक्शन 359 ये कहता है कि व्यापारण जो है वो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो है वो विधि पूर्व संरक्षकता की बात करता है और दूसरा भारत से बाहर व्यापारण की बात करता है। ठीक है, ये दो तरह के व्यापारण की बात करता है। अब इसमें जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि अब पहले की जो कंडीशन थी उसमें जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था। तो जम्मू कश्मीर में अगर किसी व्यक्ति को एडॉप्ट करके अगर ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी वो जो होगा वो भारत से बाहर की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में 30 अक्टूबर 2000 आई थिंक 19, ठीक है, 19 के बाद जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया है। ठीक है, तो अब ये क्लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं होता है। तो वास्तव में जो हमारा एडॉप्शन है, ठीक है, किडनैपिंग और एडॉप्शन, ये दो सेगमेंट इस पूरे पार्ट में आते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है जब हम बात करते हैं किडनैपिंग की। ठीक है, तो किडनैपिंग नाम से, इंग्लिश में इसका वर्जन है, हिंदी में इसको व्यापारण, ठीक है, और इसको साधारण भाषा में हम किडनैपिंग कहते हैं। किडनैपिंग इंग्लिश के वर्ड किड प्लस नैपिंग, इन दो वर्ड से बना हुआ है। यानी ऐसे बालक या बालिका जो अभी अवयस्क हैं, ठीक है, अब इसकी अवयस्कता यानी प्योरिटी की एज जो है उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। ठीक, तो अगर कोई किड है, कोई बालक या बालिका है, उसे विधि पूर्व संरक्षकता से बाहर हटा के ले जाते हैं, तो ऐसा अपराध जो होगा वो किडनैपिंग होगा। इसके विषय में हिंदू लॉ का प्रोविजन जो है वो कुछ और है, मुस्लिम लॉ के प्रोविजन जो है वो कुछ और है, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यस, 30 अक्टूबर 2019 या, ठीक है, तो अभी इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। देखिए, जो मेल की एज है वो 16 वर्ष और फीमेल की एज जो है वो 18 वर्ष, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। हालांकि पहले ये जो थी इनमें 2-2 वर्ष जो है वो पहले कम था, यानी मेल के लिए 14 वर्ष और फीमेल के लिए 16 वर्ष की आयु पहले थी। लेकिन 1949 जी, 49 या 69 मैंने कहीं डेट नोट की है, या 1959 में 15 जनवरी 1960 से ये लागू हो गया। ये एज जो है, इस एज में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। 15 जुलाई 1949, ठीक है, से इस एज में चेंजेस कर दिया गया है। अब ये जो एज है वो वर्तमान समय में जो है वो 16 वर्ष और 18 वर्ष है। मेल के लिए 16 वर्ष और फीमेल के लिए 18 वर्ष। लेकिन 15 जुलाई 1949 के पहले ये जो एज थी वो 14 वर्ष और 16 वर्ष की थी। ठीक, तो सेक्शन 360 धारा 360 359 जो है वो सिर्फ हमें दो प्रकार बताता है, पहला भारत से बाहर और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता। ठीक है, गार्जियनशिप ऑफ लीगल गार्जियनशिप, इन दोनों की बात करता है। अब सेक्शन 360 जो है
वो भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर किसी व्यक्ति को किडनैप करके ले जाना, उसके विषय में बात करता है। इसके जो एसेंशियल हैं, हम अगर उनको देखें, इनके एसेंशियल एलिमेंट को, तो हम इसमें पाते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को एडॉप्ट या किडनैप किया गया है, उस व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, ठीक है, सम्मति किसकी होनी चाहिए? जो वैध रूप से प्राधिकृत हो कंसेंट देने के लिए। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम एसेंशियल में आ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में चलेंगे, क्योंकि खूब सारी प्रॉब्लम इस पे भी आपसे पूछी जाती है पीटी लेवल पे, ठीक है। भारत की सीमाओं के बाहर अगर ले जाता है, ठीक है, और सिर्फ ये 3 एसेंशियल हैं। कौन कौन से हैं? पहला एसेंशियल जो है वो सम्मति के बिना, भारत की सीमाओं के बाहर, ठीक है, और उस व्यक्ति के विधिक संरक्षक की अनुमति या सम्मति के बिना, ठीक है, विधिक संरक्षक, फिर दूसरा जो है भारत की सीमा से बाहर, और तीसरा जो है वो स्वयं उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब जब बात करते हैं, यहीं पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई विधिक संरक्षक नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई विधिक संरक्षक नहीं है, ऐसे व्यक्ति की किडनैपिंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लावारिस है, अगर कोई बालक या बालिका लावारिस है, तो ऐसे लावारिस बालक या बालिका की किडनैपिंग नहीं हो सकती। इसका दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई मेले में कोई बालक या बालिका है जो खो गया है, ठीक है, कोई बालक या बालिका मेले में या किसी हाट में, कहीं पे भी कोई ऐसी जगह पे अगर वो खो गया है, या ऐसा बालक या बालिका लावारिस है, कोई उसका विधिक या नैसर्गिक संरक्षक नहीं है, तो ऐसे बालक या बालिका की किडनैपिंग नहीं हो सकती, उस पर किडनैपिंग का किसी व्यक्ति के ऊपर उसका चार्ज नहीं लगाया जा सकता। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, वो है ले जाना विधिक संरक्षकता से, लीगल गार्जियनशिप से हटा ले जाना, ठीक है। अब ले जाने की जो कंडीशन है वो 2 तरह से हो सकती है, एक हटा ले जाना और दूसरा बहला फुसला के ले जाना। ये 2 कंडीशन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझ लीजिए। ले जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से, ले जाने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह से प्रवंचना पूर्व तरीके से या बल का प्रयोग करके, ठीक है, दोनों बातें लागू हो सकती हैं। प्रवंचना भी हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, और फोर्स भी हो सकता है। इसका प्रयोग करके ले जाना होगा, ठीक है। और फुसला कर ले जाने का मतलब है कि हम वहां पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल मिस रिप्रेजेंटेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो ये 2 चीजें हैं। और ऐसा बालक या बालिका 16 वर्ष या 18 वर्ष जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार जो है वो होना चाहिए। अगर बालिका है तो वो कितना, 18 वर्ष, और अगर बालक है तो 16 वर्ष। इन दोनों को विधि पूर्ण संरक्षकता से, ठीक है, लीगल गार्जियनशिप से हटा ले जाना, ये किडनैपिंग के अंतर्गत आएगा। देखिए, अब बात आ जाती है एज, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं उनमें आप जब उठा के देखेंगे तो ये एज ही बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अगर कोई बालक या बालिका की किडनैपिंग हुई है, ठीक, और अक्सर अब जो ये वर्तमान समय में आप देखते होंगे, जो प्रेमी युगल होते हैं, जो इमेच्योर सोच वाले होते हैं, वो कोई किसी बालिका को लेके चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे फिर इशू जो क्रिएट होता है वो इशू होता है एज का, ठीक। तो एज जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू होता है। अक्सर इस तरह के मामले जो हैं, जो लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे वो अक्सर देखते होंगे कि इस तरह की समस्याएं जो हुआ करती है। तो एज के मामले में 2 कॉन्सेप्ट जो हैं
वो हमारे सामने होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है, एक तो निश्चायक सबूत होता है, निश्चायक साक्ष्य होता है, और दूसरा जो है वो चिकित्सीय साक्ष्य होता है। दो तरीके से हम एज को प्रूफ कर सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? फीमेल के मामले में अक्सर इस तरह के मामले आते हैं, ठीक है। फीमेल के मामले में हमें साबित करना होता है कि जो फीमेल है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ठीक। वो हमें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार उसको हमको नहीं साबित करना होता है, ठीक है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से जो हमको साबित करना होता है वो विवाह के लिए, रजिस्टर्ड मैरिज के लिए हमें साबित करना होता है। वहां हमें उसका डॉक्यूमेंट देना होता है। क्यों? क्योंकि विवाह जो है वो सिविल मैटर है, और सिविल मैटर के लिए हमें वहां विवाह जो है, जिसको रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में आप जो बात सुनते हैं, समझते हैं या जानते हैं, तो विवाह जो है वो एक सिविल मैटर है, और सिविल मैटर के लिए वहां 18 वर्ष की आयु जो है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1872 के हिसाब से वो 18 वर्ष का वो वहां होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहां जो कि हटा ले जाना, बहला ले जाना, फुसला ले जाना, किसको? किसी फीमेल को। कहां से बहला ले जाना? विधि पूर्व संरक्षकता, यानी उसके पेरेंट जो हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनकी गार्जियनशिप से अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति जो है वो बहला फुसला के ले जाता है, तो यहाँ ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। और क्रिमिनल ऑफेंस में यहाँ हमें जो साबित करना होता है वो 18 वर्ष सेक्शन 360 के हिसाब से हमें साबित करना होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि आयु जो है, एज जो है, उसके लिए दो सेगमेंट जो है वो काम करते हैं। एक जो है वो निश्चायक सबूत, और दूसरा जो है वो हमारा मेडिकल होता है। अब समस्या जो होती है कि निश्चायक सबूत का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे मार्कशीट, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट जिस पे हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अंकित है, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटरमीडिएट का हो, या कहीं का किसी भी तरीके का हो, आधार हो वगैरह, पैन हो वगैरह वगैरह, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं। एक के बल पे दूसरे, दूसरे के बल पे तीसरे बनते हैं, इसलिए वहां हम उसे कंस्ट्रक्टिव प्रूफ मान लेते हैं, ठीक। लेकिन दूसरी कंडीशन जो होती है, दूसरी कंडीशन जो है वो मेडिकल वाली होती है। जब कोई, खास तौर से ऐसे बालक या बालिकाओं के लिए समस्या होती है जिनके या तो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है, और जो वकालत कर रहे होंगे क्रिमिनल की, वो अक्सर इस तरह के मैटर देखते होंगे कि उनके सामने, उनके पास पार्टी जो है वो आती है, बालक बालिकाएं, बच्चे बच्चियां जो हैं वो घर से भाग के आते हैं, साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और साथ में जीवन बिताने की बातें करते हैं। और उस पर भी हमारे कुछ वकील साथी जो होते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि एक 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लेते हैं और एक एफिडेविट करवा देते हैं कि मैं फलाना फलाना पुत्री फलाना जो है, फोटो लगा के मैं आजीवन इनके साथ रहना चाहती हूँ, इस तरह की शादी करा देते हैं। तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो आप ना करें, क्योंकि किसी के जीवन की बात होती है और पुलिस पकड़ लेगी तो बहुत पिटाई करती है, ठीक है। खैर, वापस आते हैं। मेडिकल साक्ष्य जो होता है, अब समस्या जो मेडिकल साक्ष्य की होती है, जब हम मेडिकल एक्सपर्ट्स के इरा में जाते हैं तो हम वहां देखते हैं, हम वहां पाते हैं कि डॉक्टर जो है वो बोन जो होते हैं, बोन्स के ज्वाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारी बॉडी के ज्वाइंट्स हैं, बोन के ज्वाइंट्स हैं, उन सारे ज्वाइंट्स का एक्सरे होता है, ठीक है। फिर फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो होते हैं उनके बारे में एक जर्नल डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है, ठीक है। फिर जो हार्मोन्स के एक्टिवेशन होते हैं वो देखा जाता है। फिर बॉडी का वेट देखा जाता है, बॉडी की हाइट देखी जाती है, टीथ्स, हमारे जो दांत हैं उनकी संख्या, मोलर और प्री मोलर जो हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। और शरीर के गठन, शरीर का स्ट्रक्चर जो है, इन सारी चीजों को देखने के बाद मेडिकल में डॉक्टर जो है वो एक परसेप्शन देते हैं, एक आइडिया देते हैं। दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव प्रूफ, ठीक है, ये निश्चायक साक्ष्य नहीं होता है, ये सिर्फ अनुमान का प्रश्न होता है। इसलिए अनुमान का प्रश्न होता है, इस बात को समझिए। देखिए, होता क्या है कि शरीर का ग्रोथ जो है वो जरूरी नहीं है
प्रत्येक बालक या बालिका को जिस तरह का न्यूट्रिशियंस मिलेगा, भोजन मिलेगा, उस भोजन के आधार पर प्रत्येक बालक और बालिका के शरीर का विकास जो है वो निर्भर करता है। कुछ विशेष एरिया होते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ की बालिकाओं के शरीर का विकास जो है वो कुछ विशेष एरिया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, उन जगहों पर विकास जो है वो थोड़ा सा शिथिल होता है, थोड़ा धीमा होता है कंपेयर देन मैदानी क्षेत्रों की, ठीक है। फिर इसके बाद और भी पोषक तत्व हैं, और भी केमिकल कंपाउंड हैं। आपको यहीं पे मैं एक बार बता देना चाहूँगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 15-20 सालों में ये अंतर महसूस हुआ होगा कि बच्चियां जो हैं वो अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर देखने में लगती हैं। उसके पीछे वजह जो है वो यही है कि हमारे यादव जी लोग जो हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं किसी के लिए परिपेक्ष बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो डेयरी उद्योग से लगे हुए हैं, वो गाय या भैंसों को ये ऑक्सीटोसिन्स हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वो डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब वो डेयरी प्रोडक्ट उन जानवरों में, उन पशुओं में धीरे धीरे करके कलेक्ट होता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट यानी जो मिल्क उनसे निकल रहा है, उन मिल्क्स में, और मिल्क के बाद धीरे धीरे करके वो मिल्क के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो आता है, बॉडी में आता है। और यही वजह है कि आजकल जो मेल और फीमेल, सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों देखेंगे आप कि हाँ शेव जो है वो जल्दी आ जाती है कंपेयर देन पहले की अपेक्षा, ठीक है। सेक्सुअली बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और हार्मोनिकल टेस्टोस्टेरोन एंजाइम या इन सारी चीजों का जो है वो सेक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, ठीक, बिहेवियर जो है वो चेंजेस हो जाता है, एग्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट का एक बड़ा रोल होता है। खैर हम वापस आते हैं, हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा लॉ जो है L फॉर लैंड, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, ठीक है, हर एक जगह लॉ है। चश्मा लगा के देखिए, दुनिया में हर जगह केवल और केवल लॉ दिखेगा, इसके सिवा आपको कुछ और नहीं दिखेगा। खैर, तो जो मेडिकल फैक्ट होते हैं किसी फीमेल का, चूंकि हमारा मैटर जो है वो किडनैपिंग और एडॉप्शन का चल रहा है, तो किसी फीमेल का जो मेडिकल कराया जाता है, तो मेडिकल की जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है वो एक परसेप्शन होती है, प्रिजम्पशन होती है, ना कि कंस्ट्रक्टिव प्रूफ होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रूफ मैंने आपको बताया वो कहाँ होता है, वो होता है आपके जो भी मार्कशीट है, डॉक्यूमेंटेशन है, वहां होता है, ठीक। तो अब आगे आते हैं। अब हमारे काम का टॉपिक जो है वो ये है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे लेक्चर को आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो में देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 299 और 300 वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है आपके मेंस में, ये सवाल खूब पूछा जाता है। और खास तौर से एपीओ का तो बहुत मतलब पसंदीदा ये सवाल है, एपीओ के मेंस का, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे इस आंसर को डिलीवर करने में। अब बात आती है विधि पूर्व संरक्षकता की बात आती है, लीगल गार्जियनशिप की बात आती है, ठीक है। गार्जियनशिप, देखिए दो वर्ड है, एक गार्जियनशिप है और दूसरा एक लीगल गार्जियनशिप है। अगर कोई बालक या बालिका विद्यालय में है, अपने स्कूल में है, ठीक है, और स्कूल में कोई व्यक्ति स्कूल के कैंपस से किसी बालक या बालिका को ले आ लेता है, विधि पूर्व संरक्षकता वहां पे भी है, लीगल गार्जियनशिप। वहां जो टीचर है या प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल की भी लीगल गार्जियनशिप होती है। जिस टेन्योर में आपका बच्चा, ठीक है, आपका बच्चा विद्यालय में है, उस विद्यालय के समय तक वो अध्यापक या वो टीचर जो है वो भी लीगल गार्जियन होता है, ठीक है। और अगर उसकी गार्जियनशिप से अगर किसी बालक या बालिका को हटा दिया जाता है, बहला लिया जाता है, फुसला लिया जाता है, तो ये भी सेक्शन 360 के अंतर्गत किडनैपिंग होगी। इसी तरह से आपका बच्चा या बच्ची या बालक या बालिका बस में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, या स्कूल से वापस बस से आ रहा है, तो बस का कंडक्टर या ड्राइवर या जो भी साधन आप यूज कर रहे हैं
उसका जो ड्राइवर या कंडक्टर है वो भी उस समय तक, जिस समय तक वो उसकी देख रेख में है, तो वो भी एक विधिक संरक्षकता होगी। इसी तरह से आपके घर का नौकर अगर वो बच्चे को लेके कहीं जा रहा है तो वो भी लीगल गार्जियनशिप एट द सिनेरियो, उस समय तक, उस टाइम ड्यूरेशन तक वो उसकी विधिक संरक्षकता में होगा। और अगर उस समय उसे हटाया जाता है तो विधिक संरक्षकता से हटाना साबित हो जाएगा। अब इस तरह से देखें, अगर कोर्ट ने, न्यायालय ने अगर किसी मैटर पे, किसी इशू पे अगर किसी व्यक्ति को गार्जियनशिप अपॉइंट कर दी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मौके हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कोर्ट जो है वो गार्जियन अपॉइंट कर देता है, तो कोर्ट ने जिसे गार्जियन अपॉइंट किया है वो भी एक लीगल गार्जियन होगा। इसी के साथ ही माता पिता, आया, ठीक है, बहुत सारे मेट्रो सिटीज में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करने चले जाते हैं, तो जो घर पे आया रखी जाती है केयर टेक करने के लिए, वो भी उस समय तक उसकी लीगल गार्जियन होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजों की। टेक्निकल चीज क्या है? हिंदू लॉ में, हमारा हिंदू लॉ है, इस हिंदू लॉ में जो मदर है, ठीक है, मदर जो है वो एक आयु विशेष तक, किसी शिशु के लिए जो आयु विशेष है उस आयु विशेष तक मदर जो है वो उसकी गार्जियन होती है, और जैसे ही उस आयु विशेष के क्रम को पार करता है तो वो फिर पिता के गार्जियनशिप में चला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रियार्की जो है वो मानी जाती है। इसी तरह से मुस्लिम लॉ का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्शियल है, अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ। तो जब हिंदू लॉ में, अब इसी पे एक केस है, अगर आपके पास पेपर पेन हो तो नोट कर लें, पी के शर्मा ILR 888 ILR कैलकाटा 969, पी के शर्मा ILR 8 कैलकाटा 969। इस केस में मां जो है वो पिता की अनुमति के बिना, हिंदू फैमिली थी, ठीक है, वो अपने हस्बैंड, महिला जो थी वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना छोटे 2 साल की बालिका को लेके अपने साथ चली गई, बिना सूचना किए, बिना बताए। तो इस मामले में भी जो मैटर है वो विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर हटा ले जाना, हालांकि पनिशमेंट नहीं हुई कुछ इसमें, लेकिन जो डेफिनेशन क्लॉज है उस डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहां पे भी विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाए ले जाना माना गया। इसी तरह से मुस्लिम लॉ में, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पिता जो है वो अपनी संतान को कहीं लेके जा रहा है माता को बिना बताए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तब वो सेक्शन 361 वहां लागू नहीं होता, ठीक है। पिता अगर वो ले जा रहा है, क्योंकि पिता जो है वो नैसर्गिक संरक्षक माना जाता है जब माता और पिता दोनों की बात करते हैं, बाकी कंपेयर देन सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माता और पिता की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पे जो हमारा पिता होगा, पैट्रियार्की चूंकि हमारी सोसाइटी में ज्यादा अभी तक रिलेवेंट मानी जाती है, तो पिता अगर बालक को लेके जा रहा है तब वहां विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाया जाना नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही कार्य माता कर रही है तो ये विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाए ले जाना माना जाएगा। अब पनिशमेंट क्या है, किडनैपिंग हुई या नहीं, वो इट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ विधिपूर्ण संरक्षकता समझना है। इसी तरह से मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, अगर पुत्र जो 7 वर्ष से कम है, ध्यान रखिएगा, और जब भी अगर ये आंसर होगा तो इसे जरूर लिखिएगा, बोल्ड अक्षरों में लिखिएगा, अंडरलाइन करके लिखिएगा। मुस्लिम लॉ में अगर पुत्र 7 वर्ष तक का है, ठीक है, और पुत्री अभी वयस्क नहीं हुई है, वयस्कता की वहां एज ऑफ प्रोबेटी जो है वो लगभग 15 के एक प्रॉक्स माना जाता है, एज ऑफ प्रोबेटी, ठीक है। तो अगर पुत्र है
7 वर्ष तक की आयु का है और पुत्री है और वो 15 वर्ष तक की आयु की है, ठीक है, तो अभी वो वयस्क नहीं है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में वो किसकी अभिरक्षा में होगी? मां की अभिरक्षा में होगी, ठीक है। 7 वर्ष तक पुत्र और पुत्री जो है वो एज ऑफ प्रोबर्टी तक, ठीक है। इस कंडीशन में वो मां की संरक्षकता में होगी। और अगर ऐसी कंडीशन में पिता बिना सूचना के या किसी मैलाफाइड इंटेंशन से अगर माता की संरक्षकता से उसे हटाता है तो ये माना जाएगा कि उसने सेक्शन 361 में उसे संरक्षकता यानी लीगल गार्जियनशिप से उसे हटाया है, ठीक है। अब ये फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि हाँ कोई ऐसा किडनैपिंग का चार्ज लगाया गया है या क्या है, ठीक है। यहाँ चूंकि समझने की बात है इसलिए मैं इस बात को आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। शिया विधि में, ठीक है, शिया और सुन्नी का भी इशू होता है, ठीक। तो अगर सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम है, तो 7 वर्ष तक पुत्र और 7 वर्ष तक पुत्र और पुत्री जब तक वयस्क ना हो जाए, ठीक है। और अगर शिया है, ठीक है, तो 7 वर्ष तक मां की अभिरक्षा में रहेगा और अगर मां की अभिरक्षा से हटाया जा रहा है तो इसे व्यापारण यानी किडनैपिंग जो है वो माना जा सकता है। ये फैक्ट और सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं उनमें 15 वर्ष की एज, ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया। शिया में 7 वर्ष और सुन्नी में 7 वर्ष तो पुत्र के लिए लागू है दोनों में, और जो सुन्नी है, सुन्नी में 15 वर्ष यानी जो एज ऑफ प्रोबर्टी है वो पुत्रियों के लिए माना जाएगा, ठीक है। होप आपको अभी तक क्लियर होगा। पिता की मृत्यु के बाद, हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, दोनों में पिता की मृत्यु के बाद जो लीगल गार्जियनशिप है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी कहां? मां की तरफ। अगर मान लीजिए जैसे अभी शिया और सुन्नी की बात कर रहे थे, मुस्लिम लॉ की बात कर रहे थे, अगर उस कंडीशन में अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो वो गार्जियनशिप मां के पास शिफ्ट हो जाएगी। अब जो संरक्षक होगा वो मां होगी और मां की अनुमति के बिना, सम्मति के बिना अगर उसे हटाया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि गार्जियनशिप से उसे हटाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। अब यहां एक और बात आपको क्लियरिफाई कर देना चाहूंगा। यहां सम्मति, कंसेंट जो है, कंसेंट का वही मतलब होगा जो आपने सेक्शन 9090 धारा 90 में जो आपने कंसेंट की डेफिनेशन जो वहां पढ़ी है वही डेफिनेशन, धारा 90 की जो कंसेंट की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहां भी एज इट इज फॉलो करेगी। इसके लिए कंसेंट के लिए कोई अलग से डेफिनेशन हमें कहीं से नहीं पानी है, ठीक है। कंसेंट का मतलब वही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसेंट के लिए जैसे ही कंसेंट की बात आती है तो फ्री कंसेंट के लिए हम कहां जाएंगे? फ्री कंसेंट के लिए हम तुरंत जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास और वहां सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 99 ये पूरा का पूरा कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट को यहां मेंशन कर देगा, ठीक। अब इस पूरे सेक्शन में एक बात जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो प्ले करती है इंटेंशन, आशय, ठीक है। और इस आशय के लिए अपवाद स्वरूप यानी एक्सेप्शन जो होगा वो अपवाद हमारा सद्भाव होगा, गुड फेथ होगा। अगर किसी बालक या बालिका को लीगल गार्जियनशिप से हटाया जा रहा है, हटाने का इंटेंशन अगर मैलाफाइड इंटेंशन है, दुराशय है, तो वहां वो अपराध गठित करेगा। लेकिन अगर हटाए जाने का इंटेंशन सद्भाव पूर्वक है तो सद्भाव पूर्वक होने के कारण ये एक अपवाद की तरह कार्य करेगा और सेक्शन 361 से हमें एग्जम्पशन प्राप्त हो जाएगा, छूट प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को विशेष तौर से ख्याल रखिएगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई भाई बहन है या आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, वो स्कूल गया हुआ है, ठीक है, और स्कूल से वो रोज जो है वो बस से आता था, ठीक है, वो बालक रोज बस से आता था, लेकिन आज जो है वो बस आ गई लेकिन वो बालक या बालिका अभी तक आया नहीं। आप परेशान हो गए, ठीक है, परेशान होने के बाद आपने किडनैपिंग का मुकदमा लिखाने के लिए जैसे ही आप निकल रहे थे वैसे ही देखा कि आपके घर का पड़ोसी जो है वो आपके बालक या बालिका को लेके चला आ रहा है, ठीक। अब वो 1 घंटे बाद आया, बस के आने के 1 घंटे बाद आया, उतनी देर आप बहुत परेशान हो गए। 1 घंटे तक वो बालक या बालिका आपकी या उस बस ड्राइवर की या विद्यालय तीनों में से जिसकी होगी उसकी विधिक संरक्षकता से वो परे था, ठीक। चाहे बहला के ले गया हो, चाहे फुसला के ले गया हो, चाहे प्रवंचना दे के ले गया हो, लेकिन 1 घंटे तक जब तक वो नहीं आया तब तक वो विधिक संरक्षकता से बाहर था। लेकिन ये कार्य सद्भाव पूर्वक अगर किया गया है, आपका पड़ोसी ये कहे कि अरे हम आ रहे थे और जो है ये बालक जो है वो पैदल चला रहा था या धूप में खड़ा था या उसको प्यास लगी थी, अगर ये सद्भाव गुड फेथ अगर निकल के आ रहा है, गुड फेथ वही गुड फेथ जो हमारे सेक्शन 52 में हमें बताया गया है। गुड फेथ का मतलब क्या हुआ? सम्यक सतर्कता एवं सावधानी, ठीक है, 2 बातें हैं, सम्यक सतर्कता और सावधानी। अगर इन दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है तो गुड फेथ में जो कार्य किया गया है वो कार्य अपने आप में ऐसा नहीं होगा और सेक्शन 361 से पूरी तरह से एग्जम्पशन मिल जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो ये था हमारा सेक्शन किडनैपिंग का। अब सेक्शन 363 थोड़ा सा इसको साथ में मिला के पढ़ा रहे हैं, मिला के आप लोग भी पढ़िएगा। सेक्शन 363 जो है वो इस अपराध की ग्रेविटी को बताता है, ठीक है, और पनिशमेंट की बात करता है। क्या पनिशमेंट है? 7 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, और जुर्माना, ठीक, ये हो गया। इसके बाद तुरंत हम सेक्शन 363A को हम डिस्कस करेंगे। 363A जो पार्ट है वो इस अपराध की ग्रेविटी को थोड़ा और बढ़ा देता है, इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। वो क्या करता है? वो ये कहता है कि अगर ऐसे किसी बालक या बालिका का व्यापहरण, किडनैपिंग जो है वो भीख मांगने के उद्देश्य से किया गया है। अभी तक तो किडनैपिंग थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ? किडनैपिंग का ऑब्जेक्ट बदल गया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बदलता है वैसे ही इस अपराध की ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। अपराध की ग्रेविटी बढ़ने का मतलब है कि पनिशमेंट का अमाउंट जो है वो अपने आप में थोड़ा और हार्शियल हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 363A जो है वो ये कहती है कि ऐसा व्यापहरण या अपहरण जो किसी बालक या बालिका जो 16 वर्ष या 18 वर्ष जैसा जो है आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि आयु से कम के बालक या बालिका का विधिपूर्ण संरक्षकता से किडनैपिंग अगर की जाती है, व्यापहरण किया जाता है और उसका उद्देश्य भीख मांगने की प्रवृत्ति के लिए उसे तैयार करना है, तो ऐसी स्थिति पे जो दंड होगा, पनिशमेंट होगा, वो 10 वर्ष तक का किसी भी प्रकार का होगा। वो साधारण भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना जो है वो मेंशन होगा। ये सेक्शन जो है वो हमारी बेसिक आईपीसी में नहीं था। इस सेक्शन को 15 जनवरी 1960, 100 साल बाद, 1860 की हमारी आईपीसी है, 1960 याद रखने के लिए याद रखिएगा। 15 जनवरी 1960 में इस सेक्शन को ऐड किया गया, ठीक है, एक्ट नंबर 59 था। तो ये हुआ हमारा किडनैपिंग। अब आते हैं हम एडॉप्शन यानी अपहरण के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 362 धारा 362, इसके धाराओं को क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, आपको सुविधा होगी। 359 काइंड बताती है 2 प्रकार की, 360, 361
ठीक है, इस तरह से इसके डेफिनेशन को एक एक पेपर पे लिख के सामने रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको मेमोराइज हो जाए। ये वो पार्ट है। देखो यार, आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं, एक तो साधारण अपवाद वाला हिस्सा जो है, एक तो वो, फिर प्राइवेट डिफेंस वो, फिर आपका एबेटमेंट वाला पार्ट वो, ठीक है, उसके बाद फिर इधर आपका जो ये है 299 और 300 वाला पार्ट वो, फिर ये किडनैपिंग एडेप्शन, ये मान के चलिए आईपीसी के यही वो हिस्से हैं जहां से सवाल बनने ही बनने हैं। मेंस की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में तो कॉन्स्टेंटली रहते ही रहते हैं, लेकिन ये वो हिस्से हैं जहां से आपको लॉन्ग आंसर यानी सब्जेक्टिव आंसर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब आती है बारी अपहरण, एडॉप्शन। अब किडनैपिंग और एडॉप्शन में जो अंतर है वो ध्यान रखिएगा। वहां आयु जो है, अभी अंतर आपको क्लासीफाई में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल देखिएगा कि वहां आयु की विशेष बात की गई है, 16 और 18 एज की बात की गई है। यहां एज का कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, एक बात और आपसे दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, ये ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष 18 वर्ष के साथ साथ अगर कोई अनसाउंड माइंड है वो भी वो कंसीडर होगा। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग से स्किप हो गया। अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत व्यक्ति है, वो भी 16 और 18 के साथ कंसीडर होता है, ठीक है, सॉरी ये दिमाग से निकल गया था। तो अब वापस आते हैं। अपहरण जो होगा वो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का हो सकता है। अब इसके एसेंशियल जो होंगे उसमें सबसे पहली और सबसे खास बात जो होगी वो होगी बलपूर्वक या प्रवंचना पूर्वक, ठीक है। वहां क्या था, बहला ले जाना, फुसला ले जाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग था। लेकिन सेक्शन 362 में बलपूर्वक या प्रवंचना पूर्वक जो है वो वर्ड यहां यूज किया गया है। अब बलपूर्वक का क्या मतलब है, आप हैं, आप कहीं मिल गए अकेले खाली जगह पे, हमने एक बंदूक या एक तमंचा जो है वो आपको आपके सर पे रख दिया और कहा चुपचाप हमारे साथ चलो, ठीक है, क्या हुआ, बल का प्रयोग हुआ। अभी कल आपके साथ बल का मैंने आपको डेफिनेशन बताई, किसी व्यक्ति को गतिमान करना, गति अवरुद्ध करना, ठीक है, गति परिवर्तन करना, तीनों जो है वो बल का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, कल ही अभी आपसे डिस्कस हुआ है। तो बल का प्रयोग हो जाए, ठीक, तो बलपूर्वक बल का प्रयोग किया जाए और या फिर प्रवंचना दिया जाए। प्रवंचना में किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे आपके पिताजी जो हैं वो यहाँ हैं, आपकी माताजी जो हैं वो हमारे यहाँ हैं, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, या आपके घर पे कोई ऐसी दिक्कत हो गई, क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलत तरीके से तथ्यों का बखान किया गया, गलत तरीके से तथ्यों को बताया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण कि हमें जो मैसेज मिला वो गलत मैसेज मिला। तो दो बातें यहां ध्यान रखने की है। बलपूर्वक, बल का वही मतलब है जो सेक्शन 349 में हमसे बताया गया है। बल जो है वो किसी व्यक्ति के गति मान कर देना, मूवमेंट बढ़ा देना, अगर वो स्थिर है तो उसको गतिमान कर देना, गति परिवर्तन करना, वो धीमे धीमे चल रहा था अब वो भागने लगा, गति परिवर्तन हो गया, और अगर गतिमान है उसको स्थिर कर दिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, फोर्स की बात करती है। और जब ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ है तो यही आपराधिक बल सेक्शन 350, ठीक है, वहां ये परिवर्तन हो गया। तो बल का प्रयोग हो, ठीक है, या फिर प्रवंचनापूर्ण तरीके से। फिर दूसरा इसका एसेंशियल क्या है, इसमें इन दोनों कारण से, बल प्रयोग से या प्रवंचना से, दो रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट क्या आएगा, बल से क्या आएगा, विवशता आएगी। जब हम आपके सर पे बंदूक तान देंगे तो क्या होगा, आप विवश हो जाएंगे। तो बल से क्या निकल के आया, विवशता निकल के आई, ठीक है। और प्रवंचना से क्या निकल के आया, प्रवंचना से उत्प्रेरणा निकल के आई, ठीक। हमने आपको कहा कि हाँ आपके पिताजी जो हैं वो सड़क पे बेहोश हो गए हैं, जल्दी से आइए, तो क्या हुआ, मैंने आपको उत्प्रेरित किया, ठीक है। तो बल से विवशता और प्रवंचना से
उत्प्रेरणा, ये रिजल्टेंट है इन दोनों चीजों का। और इनके असर में, इन दोनों के असर में अगर किसी व्यक्ति का स्थान परिवर्तित हो गया, आज आपके साथ थोड़ी सी लंबी क्लास होगी क्योंकि इस टॉपिक को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। स्थान में परिवर्तन हो जाता है। हम यहाँ अपने घर में थे, आपने हमें फोन किया कि हाँ मेरे पिताजी जो हैं वो अभी अचानक से जो है वो ऐसी ऐसी स्थिति पे हैं। आपने क्या किया, प्रवंचना दिया मुझे, और प्रवंचना के कारण मैं उत्प्रेरित हो गया, मैं क्लास छोड़ छाड़ के मैं जल्दी से भाग के गया। मैंने क्या किया, अपने स्थान में परिवर्तन कर दिया आपकी इस प्रवंचना के कारण, या आपने जो बल लगाया उस बल के कारण मैंने अपने स्थान में परिवर्तन कर दिया। जैसे ही अपने स्थान को परिवर्तित किया वैसे ही व्यापारण कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, अपहरण, वो मिस्टेक हो गया। वैसे ही स्थान परिवर्तन जैसे ही हुआ वैसे ही अपहरण का अपराध जो है वो पूरा हो गया। अब स्थान परिवर्तन के पीछे हमने क्या क्या यूज किया, एक तो प्रवंचना या फिर बल, ठीक है। बल का कारण विवशता हुई, प्रवंचना के कारण उत्प्रेरणा हुई, ठीक है। अब ये जो बल है इसके पीछे एक बात ध्यान रखिएगा, बल जो है वो वास्तविक होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर से, बल जो है वो वास्तविक होना चाहिए, केवल बल प्रयोग की धमकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये कहूं कि हाँ अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुमको अभी मैं बंदूक निकाल के गोली मार दूंगा, ये क्या है, ये धमकी है, कोरी धमकी है। मैंने कोई बंदूक नहीं मेरे पास है, मैंने कोई ऐसी बंदूक आपको नहीं लगाई, आपको नहीं, आप सर पे नहीं रखी, तो क्या है, मैं कोरी धमकी दे रहा हूं। तो कोरी धमकी जो है वो बल का प्रयोग नहीं है। बल का प्रयोग क्या है, वही तीन चीज, गति परिवर्तन, गतिमान या स्थिर करना, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। देखिए ये मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से है, ठीक है। वो मैथ का फॉर्मूला अगर फिट हो गया तो आपकी समस्या जो है वो सही हो गई। इसी पे केस है, केस का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप सोचिए, देखिएगा, खोज लीजिएगा। एक व्यक्ति जो है वो एक महिला को, उसके साथ उसकी कुछ मित्रता थी, तो एक व्यक्ति जो है वो महिला जो छत पे सो रही थी वो उस छत पे पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उठाता है, ठीक है, गोद में उठाता है। लेकिन वो महिला इनकार कर देती है, वो महिला जो है वो जाने से, साथ जाने से इनकार कर देती है। तो वहीं उसको छोड़ देता है, यानी बिस्तर से उठाया, बिस्तर से 1 फुट ऊपर उठाया, जब उस महिला ने मना कर दिया तो वापस 1 फुट पे छोड़ दिया। लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, वो महिला अपने स्थान से उठी, ऊपर हुई और फिर वापस नीचे आई, तो यहां स्थान परिवर्तन हो गया। भले ये अपहरण नहीं होगा, लेकिन अपहरण हो जाता, अगर वो साथ चली जाती तो अपहरण हो जाता, उठा ले जाती, वो व्यक्ति अगर उठा ले जाता तो अपहरण हो जाता। लेकिन चूंकि उठाया गया और वापस उस स्थान पे कर दिया गया, तो ये क्या हुआ, ये अपहरण का प्रयत्न होगा, अटेम्प्ट टू एडॉप्शन, ठीक है। अपहरण के प्रयत्न के अपराध का वो व्यक्ति दोषी होगा। तो फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, सेक्शन 361 के साथ क्या है, प्रवंचना है, ठीक है, सॉरी, बहलाना फुसलाना है और प्रवंचना है। यहां अपहरण के साथ क्या है, किडनैपिंग के साथ बहला फुसला के ले जाना है। फोर्स यानी बल का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है, लेकिन यहां क्या है, यहां बल का इस्तेमाल हो रहा है, प्रवंचनापूर्ण तरीके से वो हो रहा है। अब इसी को थोड़ा सा अंतर, इसके डिफरेंस को अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लें, और नहीं तो आप प्रॉपरली सुने तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यापारण जो होता है, ठीक है, व्यापारण और अपहरण, पहले मैं व्यापारण की बात करूंगा फिर अपहरण की बात करूंगा। व्यापारण जो है वो अपराध जो है वो अप्राप्त व्यय यानी माइनर या चित विकृत अनसाउंड व्यक्तियों के साथ हो सकता है। क्या, किडनैपिंग, व्यापारण, ठीक है, अनसाउंड व्यक्तियों के साथ हो सकता है।
एक कॉल आ गई थी, एम आई ऑडिबल? आप में से कोई अगर ऑनलाइन है, एम आई ऑडिबल? प्लीज मुझे कोई हिंट कर दें। मेरी आवाज आप सबको मिल रही है? एक कॉल आ गई थी बीच में। आप में से कोई लाइव है? आप में से कोई लाइव है? प्लीज अगर कोई लाइव हो तो आप सब में से कोई मुझे हिंट कर दो। एम आई ऑडिबल? एक कॉल बीच में आ गई थी जिसके कारण डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए ठीक है, तो यस, ओके, थैंक यू। तो व्यापहरण जो होगा, व्यापहरण जो है वो चित्त विकृत यानी अनसाउंड माइंड और अवयस्क, ठीक है, जो एज मैंने 16 और 18 वाली बताई, उनका हो सकता है। लेकिन अपहरण का अपराध, ठीक है, अपहरण का अपराध किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का हो सकता है। सबसे पहला अंतर तो ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरा अंतर जो है वो ये है कि किडनैपिंग या व्यापहरण जो है वो विधि पूर्ण संरक्षकता से होता है, लीगल गार्जियनशिप से होता है, ठीक। लेकिन अपहरण के लिए ऐसी कोई भी ऐसी आवश्यकता जो है वो जरूरी नहीं है कि विधिपूर्ण संरक्षकता हो। एक वयस्क यानी मेरा कोई विधिपूर्ण संरक्षक नहीं, मैं स्वयं अपना विधिपूर्ण संरक्षक हूं, तो विधिपूर्ण संरक्षकता का कॉन्सेप्ट जो है वो अपहरण के लिए नहीं आता। फिर व्यापहरण में यानी किडनैपिंग में क्या होता है? व्यापहरण, किडनैपिंग दिमाग में रखिएगा, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। व्यापहरण का जो अपराध होता है उसमें उत्प्रेरित किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरित किया जाता है। लेकिन अपहरण के अपराध में बल, प्रवंचना, विवशता, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अपहरण के जो होगा उसमें बल का प्रयोग होगा, विवशता होगी, प्रवंचना होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ये अंतर है। इसके बाद व्यापहरण के अपराध में यानी किडनैपिंग में सम्मति का कोई, कंसेंट का कोई रिलेवेंसी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कंसेंट जो है उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती है। लेकिन अपहरण के अपराध में अगर कंसेंट मिल जा रही है तो कंसेंट जो है वो अपने आप में रिलेवेंट हो जाएगा और अपराध जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अपहरण में कंसेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। जैसे आप मुझे तमंचा रख के मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन बाद में पुलिस के सामने या कोर्ट में ये कह दूं कि हाँ इनके साथ जाने में मेरी कंसेंट थी, तो यहाँ अपराध जो है उसकी ग्रेविटी बहुत कम या जीरो हो जाएगी। लेकिन किडनैपिंग में कंसेंट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो बालक ही कम आयु का है, अवयस्क है, तो वहां जो कंसेंट होगी वो कंसेंट कोई मतलब की नहीं होगी। फिर व्यापहरण के अपराध में आशय जो है, आशय का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप लेके जा रहे हैं तो आशय का कोई मतलब नहीं है। हाँ, गुड फेथ का मतलब होगा, लेकिन आशय का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अपहरण के अपराध में आशय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। क्यों? क्योंकि अपहरण किस आशय से किया जा रहा है? हमारी प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए, हमारा गला काटने के लिए, ठीक है, या कोई और कारण हो सकता है, वैश्यावृत्ति करवाने के लिए, प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अपहरण के अपराध में जो आशय होता है वो महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। इसके बाद एक जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दिमाग में रखिएगा, महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि व्यापहरण का अपराध जो है वो लगातार जारी नहीं होता। एक बार बच्चे को विधिपूर्ण संरक्षकता से हटा दिया गया तो व्यापहरण यानी किडनैपिंग का अपराध कंप्लीट हो गया। लेकिन जो अपहरण है, एडॉप्शन है, वो जहां जहां उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा, मुझे यहां से ले जाया जाए बनारस, बनारस से दिल्ली, दिल्ली से बंगाल, बंगाल से तमिलनाडु, तो जहां जहां मुझे ले जाया जा रहा है हर एक जगह अपराध जो है वो लगातार जारी है। तो अपहरण का अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध है,
ठीक है, ये विशेष है। एक ही दो अपराध हैं जो लगातार जारी रहते हैं, जिसमें से ये भी एक है। ठीक है, पूरी आईपीसी में दो हैं शायद, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक अपराध अपहरण का है जो लगातार जारी रहता है। जहां जहां हम ले जाएंगे वहां वहां वो अपराध जो है वो रिन्यूअल होता जाएगा, नए सिरे से होता जाएगा। और व्यापारण में भारत से बाहर ले जाने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपहरण में अपहरण जो है वो भारत में भी हो सकता है, भारत की सीमाओं से बाहर भी ले जाया जा सकता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस हैं, इन डिफरेंस को याद रखिएगा। और आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ये साथ में जरूर आपसे पूछा जाएगा, अंतर जरूर पूछा जाता है। अब इसके बाद 2-4 सेक्शन और हैं जो काम के हैं। ठीक है, यदि अपहरण या व्यापारण दोनों किसी गुप्त स्थान पर सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए रखा जाता है, ठीक है, तो इससे अपराध की ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। क्या है, अपहरण या व्यापारण दोनों में से कोई भी अपराध अगर गुप्त स्थान पे सदोष परिरोध करके रखा जाता है तो इससे अपराध की ग्रेविटी बढ़ जाती है। ये सेक्शन 365 में फिर चार्जेबल होगा, जिसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास, किसी भी तरीके का 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना ये पनिश है। फिर सेक्शन 366 व्यापारण या अपहरण का उद्देश्य अगर विवाह करने का है, किसी स्त्री को अगर हम व्यापारण या अपहरण उसका कर रहे हैं और जिसका उद्देश्य जो है वो उस स्त्री के साथ विवाह करना है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, तो ये भी अपराध की टेंडेंसी को और बढ़ा देता है, जिसमें कि 10 वर्ष तक का, किसी भी भांति का 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दंडित है। इसी तरह से सेक्शन 364 हत्या के लिए अपहरण या व्यापारण, तो इसमें आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है प्लस जुर्माना, ये पनिशेबल है। सेक्शन 364A 364A फिरौती के लिए किसी का व्यापारण या अपहरण करना, इसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड ये निर्धारित है। याद रखिएगा, मृत्युदंड जो है वो बहुत कम अपराधों में है जिसमें ये भी एक शामिल है। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन 366 अप्राप्त वय लड़की का उपनयन करना, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। ठीक है, और यहाँ जो अप्राप्त व्यय है उसका अर्थ 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को प्राप्त करना, जिसका बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो यहाँ जो है वो 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है। इसके बाद फिर सेक्शन 366B विदेश से कोई लड़की को प्राप्त करना, आयात करना। यहाँ ऐसी लड़की की आयु 21 वर्ष मेंशन है, 21 ईयर। ठीक है, तो विदेश से किसी लड़की को प्राप्त करना, 21 वर्ष की आयु इसके साथ मेंशन है। इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। सेक्शन 367 घोर उपहति या दासत्व, स्लेव, दास बनाने के लिए किसी का अपहरण या व्यापारण करना, 10 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन है। ये सेक्शन जो है वो एपीओ में आपसे पूछ लिए जाते हैं, एपीओ में आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ इसमें किसमें कितने अपराध है, कितनी दंड है, कितनी सजा है। तो ये एमसीक्यू के सवाल हैं, बहुत ज्यादा इसकी डिग्निटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका आज अपहरण और व्यापारण, एडेप्शन और किडनैपिंग का पार्ट जो है वो पूरा हुआ। इस क्वेश्चन को लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी परीक्षाओं में जरूर आता है। अब अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आज थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लिया। आप में से किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकता है। आपके कोई सवाल, मुझे कोई कमेंट दिख नहीं रहे हैं, शायद कुछ इंटरप्शन हो गया जिसके कारण अभी मुझे एक 122 पर्सन जो हैं वो लाइव दिख रहे हैं
और मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अगर मैं लाइव हूं और आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा है तो प्लीज मुझे हिंट कर दें, कुछ मुझे कमेंट कर दें। एनीवन? स्वाति, अनु, कुसुम, आंचल, सुमन, ऋषा, विवेक, जमशेद, राजन, संजय, प्लीज मैं आपके साथ अगर कनेक्ट हूं तो प्लीज मुझे कुछ हिंट दें, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत थी। मैं यहां से जबरदस्ती में अपनी एनर्जी लगा रहा था। कोई नहीं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज पूछ लें, और नहीं तो इस पार्ट को पढ़ें और कुछ आपके पास क्वेरी हो तो जरूर मुझसे पूछें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए फिर अगले फ्राइडे को फिर आपके साथ मुलाकात होती है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।